हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस का एक नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी होने वाला है। तो आज इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि इसके फुल नोटिफिकेशन के बारे में, कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या होता है, सैलरी क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इन सभी बेसिक क्वेरी जो आपकी होती है इसके बारे में जानकारी इस वीडियो में ले लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, आपका एसएससी जो होता है वो एक कैलेंडर जारी करती है, और उस कैलेंडर के तहत यहाँ पे जो वैकेंसी है एमटीएस का, वो 22 मार्च 2022 से इसका फॉर्म का स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ पे इसका लास्ट डेट आपका 30 अप्रैल 2022 टेंटेटिव बताया जा रहा है। यानी कि इसका कैलेंडर के हिसाब से यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन में अपडेट किया गया है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसके फुल नोटिफिकेशन के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि मेरे पहले चैनल पे स्ट्राइक पड़ा हुआ है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मेरे पास ओल्ड नोटिफिकेशन है, पुराना नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर जो बेसिक क्वेरी जो आपके है यहाँ से मैं सोल्यूशन आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट कितना के वैकेंसी निकलेगी इसके बारे में हम बात करते हैं। तो 4000 से प्लस वैकेंसी यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर निकलने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेरी आपका खत्म हो गया कि वैकेंसी कितनी निकलेगी, तो 4000 वैकेंसी निकलेगी। रिजर्वेशन की बात करते हैं तो किसे क्या रिजर्वेशन मिलेगा, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन को और पीडब्ल्यूडी को यहाँ पर एज के अंदर रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि उम्र में छूट मिलेगा। अगर हम एससी एसटी की बात करेंगे तो उनको 5 साल का छूट मिलता है। अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो उनको यहाँ पर 3 साल का छूट मिलता है। अगर हम फिजिकल हैंडीकैप की बात करेंगे तो उनको 10 साल का छूट मिलता है। अगर फिजिकल हैंडीकैप जनरल में है तब 10 साल, फिजिकल हैंडीकैप अगर ओबीसी में है तो उनको 13 साल, और फिजिकल हैंडीकैप एससी में है तो उनको यहाँ पे 15 साल का छूट मिलता है। और दूसरी बात यहाँ बात करें तो आपका नेशनलिटी यानी सिटीजनशिप कहाँ की होनी चाहिए। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तब अप्लाई कर सकते हैं, नेपाल से बिलोंग करते हैं तब अप्लाई कर सकते हैं, भूटान से बिलोंग करते हैं तब अप्लाई कर सकते हैं, और जनवरी 1962 तिब्बती रिफ्यूजी हैं तब भी आपको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं आपको एज लिमिट की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2021 दिखा रहा है, तो ये 2021 की जगह आपको यहाँ पे 2022 करना है, यानी अब आपको 1 साल बढ़ा लेना है। इसका एज लिमिट आपका 1 जनवरी 2021 नहीं होकर 1 जनवरी 2022 से नापा जाएगा, जहाँ पे आपका 1 जनवरी 2022 तक में आपका 18 साल पूरा जाना चाहिए और मैक्सिमम आपका 25 होना चाहिए। अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 जनवरी 1997 से लेकर 1 जनवरी 2004 जिसका भी डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करते हैं कट ऑफ यहाँ पर डेट का, जहाँ पर 18 से 27 साल यानी ओबीसी वाले बच्चों के लिए यहाँ पर 2 जनवरी 1995 से 1 जनवरी 2004 तक जो बच्चे पैदा होंगे वो इसको अप्लाई कर सकते हैं एज के साथ में। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले कह दिया, एससी एसटी को 5 साल का छूट, ओबीसी को 3 साल का, फिजिकल हैंडीकैप को 10, फिजिकल हैंडीकैप ओबीसी 13 और फिजिकल हैंडीकैप एससी एसटी में 15। अगर हम वही बात करते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए तो उनको 3 साल का यहाँ पे छूट दिया जाएगा। वहीं डिफेंस पर्सनल की बात करते हैं तो उनको भी 3 साल का छूट, और डिफेंस पर्सनल एससी एसटी में होंगे तो उनको 8 साल का छूट यहाँ पे दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो 1 जनवरी 2022 तक जो भी बच्चे मैट्रिक पास कर चुके होंगे वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपको एमटीएस के अंदर मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंदर मात्र आपको 10th पास ही होना जरूरी है। अगर आप 10th पास हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10th पास आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो, चाहे ओपन बोर्ड से हो, चाहे वो सीबीएसई से हो, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड से हो, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका रिजल्ट 1 जनवरी 2022 से पहले का होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करेंगे, अगर जो बच्चे अभी अपियरिंग में हैं क्या वो भर सकते हैं, ऐसा बहुत से बच्चे बोलेंगे। तो अपियरिंग वाले इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, क्लियर मेंशन है इसको नोटिफिकेशन के अंदर, और ये नियम भी है क्योंकि कट ऑफ डेट बता ही दिया गया है। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर आपको चॉइस करने का आपके ऊपर ऑप्शन होता है, आके आप सेंट्रल रीजन भर रहे हैं या ईस्ट सेंट्रल में भर रहे हैं। जिस भी रीजन में भर रहे हैं, जैसे ईसीआर हो गया, सीआर हो गया, ईआर हो गया, केकेआर हो गया, जिस भी रीजन में फॉर्म भर रहे हैं आपको उस जगह का सेंटर देखने को मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर सीआर कोई बच्चा भर रहा है यानी बिहार और यूपी भर रहे हैं तो भागलपुर सेंटर, दरभंगा सेंटर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, मेरठ, बनारस, ये सभी सेंटर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप अंडमान निकोबार और झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम भर रहे हैं तो आपको सब यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, वो आपको सेंटर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में। तो जैसे आपको पता होगा एमटीएस के अंदर 2 पेपर होते हैं,
एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। यानी कि पहला एग्जामिनेशन होगा CBT 1 और फिर एग्जामिनेशन होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, यानी पेपर 2 होगा। CBT 1 आपको पास करना पड़ता है आपको यहाँ डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि CBT 1 में क्या पूछता है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे पूछा गया है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी CBT 1 एग्जामिनेशन होगा तो उसके अंदर 100 क्वेश्चन रहेगा, आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अगर सब्सक्राइबर होंगे जो को ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है तो उनको 120 मिनट टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन का, रीजनिंग पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन का, मैथ पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन का और जीके पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन का। तो 25 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। आपको 90 मिनट में इसका आंसर देना है। और ये क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, यानी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, जो पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। लेकिन एक्सेप्ट जो आपका इंग्लिश जो होगा वो सिर्फ इंग्लिश में होगा। बाकी जो 3 पेपर है, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, मैथ हो गया, आपको ये दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, देखने को मिलेगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 है, यानी कि 4 क्वेश्चन अगर गलती करते हैं तो एक क्वेश्चन सही वाला आपका यहाँ पे कट जाएगा, यानी कि 0.25 नंबर आपका हर क्वेश्चन के लिए यहाँ पे काटा जाएगा। और यहाँ पे रिजल्ट आपका कह सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से हम आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा CBT 1 का। अब बात कर लेते हैं, जो बच्चे CBT 1 पास कर जाएंगे तो उनका CBT 2 होगा, यानी डिस्क्रिप्टिव होगा, जहाँ पे उनको एक ऐसे लेटर इंग्लिश में लिखना है या कोई भी लैंग्वेज में लिखना है जो कॉन्स्टिट्यूशन के 8वें शेड्यूल में है। यानी कि आपको 22 लैंग्वेज के अंदर में से कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है और उसके अंदर आपको ऐसे या लेटर आपको लिखना है, जहाँ पे आपको 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा इसके अंदर और आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा और उसको आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है। और यहाँ देख सकते हैं पेपर 2 यहाँ पे सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का दिखाया जाएगा। पेपर 2 यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आपको सिर्फ पास इसमें करना जरूरी है। और आपका इसके अंदर जो मेरिट बनेगा वो बनेगा आपका पेपर 1 में, यानी जो पहला एग्जामिनेशन होगा उसके हिसाब का मेरिट आपको यहाँ पे बनाया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस क्या इसको रिक्वायरमेंट होगी, तो इंग्लिश के अंदर आप यहाँ देख रहे हैं वोकैबुलरी हो गया, ग्रामर हो गया, सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, साइनेम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, और करेक्ट करना है स्टेटमेंट को, ये सभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर हम वही बात करते हैं तो यहाँ पर इंटेलिजेंस रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में देख सकते हैं टोटल यहाँ लिखा सिमिलरिटीज और डिफरेंस, स्पेस विजुअलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, फिगर्स, ये सभी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। मैथ में भी देख सकते हैं, मैथ के अंदर भी आपको सिलेबस यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो मैथ का जो सिलेबस है बस इसी पढ़िएगा, इसके अलावा कोई ज़्यादा नहीं पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती है। अब हम जीके की बात करते हैं तो करंट अफेयर प्लस जीके आपका जितना भी होगा, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, सभी चीज़ को आपको पढ़ के जाना होगा, इससे क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद पेपर 2 क्वेश्चन भी आपको हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिलेगा, प्लस जो 8वीं अनुसूची के अंदर जो एग्जाम आपका जो लैंग्वेज है 22 लैंग्वेज, उसके अंदर भी आपको एग्जाम क्वेश्चन दिखेगा और आपको जिसमें आंसर देना है जिस भी लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। और यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड 3 से 7 दिन, यानी कि मान लीजिए 4 दिन पहले ही आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी किया जाता है एग्जामिनेशन से। अगर हम एग्जामिनेशन आप देने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए वो यहाँ लिखा हुआ है कि कम से कम 2 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना है और कोई एक वैलिड प्रूफ, यानी कि जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी आपको इसमें कोई एक प्रूफ आपको ले जाना होता है एग्जामिनेशन सेंटर के, तभी आपको एंट्री मिलता है एग्जामिनेशन देने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी डॉक्यूमेंट आपको सब डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है, देना पड़ता है फोटो कॉपी के साथ में, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको वहाँ पे देना पड़ता है जब आपका डीबी होता है, जहाँ पे आपको फोटो लाना पड़ता है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे देख रहे हैं लिखा है, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो कि एक ओरिजिनल फोटो आईडी आपको लेकर आना पड़ता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपीयरिंग होने के लिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने पड़ते हैं या देने पड़ते हैं, तो मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी सर्टिफिकेट यानी मैट्रिक का मार्कशीट और उसके सर्टिफिकेट, साथ में आपका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, EWS वाले EWS बनाएंगे, SC वाले ST का बनाएंगे, OBC वाले अपना OBC का क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर बनाएंगे। अगर वही बात करते हैं फिजिकल हैंडीकैप वाले का तो फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट, एक सर्विसमैन का तो उनको एनेक्जर 6 का इस्तेमाल करना है, और जो अभी अंडरटेकिंग में है तो वो यानी PSU में है उनको एनेक्जर 7 का यूज़ करना है। अगर कोई डिस्चार्ज हो चुके हैं किसी कहीं से नौकरी से या आर्म फोर्स से तो उनको भी यहाँ पे बनाना होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो NOC भी देना पड़ेगा, जो अभी एम्प्लॉय हैं कभी काम कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उनको NOC भी अपलोड देना पड़ता है अगर वो काम अभी कर रहे हैं तो उसी प्रकार से। और उसके अलावा बात करें तो आपको यहाँ पे प्रीफरेंस देने की बोला जाता है, जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अपना प्रीफरेंस देना है कि आप पहले किस स्टेट में पहले फॉर्म भरना चाहते हैं, किस पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे प्रीफरेंस देना है और ये आपको भरना भी होगा, भरना जरूरी है। साथ में देखें तो यहाँ पे एनेक्जर 14 में बताया गया है कि यहाँ पर आपको कम से कम एक तो चॉइस करना ही करना होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा टू
2 4 ओनली 3 स्टेट, आप 3 स्टेट को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा या ऑल इंडिया पर सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे कोड दिया गया है, जब ऑनलाइन स्टार्ट होता है तो इसका कोड रहता है। ए का मतलब क्या है, बी किसके लिए है, सी किसके लिए, डी किसके लिए, उसका एक कोड रहता है। तो आपको मैं बाद में बताऊंगा जब इसका ऑनलाइन स्टार्ट होगा तब। अगर हम बात कर लें, जब पेपर 2 आपका क्वालिफाइंग नेचर का है तो उसमें कितना नंबर लाएंगे जब क्वालिफाई हो जाइएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेपर 2 में क्वालिफाई करने के लिए 40% अनरिजर्व, यानी कि जो जनरल कैटेगरी उनको 40% लाना पड़ेगा। अगर वहीं पे रिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं, SC ST OBC के लिए, तो उनको 35% नंबर आना चाहिए। यानी 50 क्वेश्चन में से, 50 मार्क्स का क्वेश्चन में से, यानी आपको जो 20 नंबर उठा के लेके आ रहे हैं वो क्वालिफाई कहलाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर 35% वालों का तो कम से कम 17.5 नंबर से 50 में आपको लाइएगा तो आप क्वालिफाई कहला जाइएगा। तभी आपका पेपर 1 से आपके हिसाब का मेरिट भी बनने को बनेगा। और देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनको एनेक्जर 8 का जो फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में अपना कैटेगरी आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट बनाना होगा। ये SC और ST वाले को यहाँ पर दिखाया गया है। अगर वही हम देखते हैं तो OBC वालों के लिए यहाँ पे दिखाया जाएगा, जहाँ पे उनको जो क्रीमिलियर होंगे उनको एनेक्जर 9 का यहाँ इस्तेमाल करना होगा। अब कैसे पता चल रहा है हमें, तो यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रीमिलियर, तो यहाँ पे क्रीमिलियर वाले एनेक्जर 9 का इस्तेमाल करेंगे। अगर जो नॉन क्रीमिलियर होंगे वो कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो उनको भी वहाँ पे वही फॉर्मेट का इस्तेमाल करके आपको वहाँ पे क्रीमिलियर है कि नहीं वो आपको खाली टिक और यस और नो करवाना है। और जो कैटेगरी विकलांग होंगे उनको एनेक्जर 10 का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉर्मेट होगा, आपको इसी फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट बनवाना है। तो ये सब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और ये सब डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होता है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर इसमें कहीं भी दिक्कत होगा तो आपको बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। आप यहाँ पे लैंग्वेज कोड दिया है पेपर 2 के लिए, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 22 लैंग्वेज यहाँ पे दिया गया है, वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम कोड की बात करते हैं तो जो स्टेट कोड है तो एनेक्जर 14 में बताया गया है, चंडीगढ़ के लिए A है, जम्मू कश्मीर के लिए B है, हरियाणा का C है। उसी प्रकार से आपको ये कोड है 29 राज्य का 3300 मिला के 37 जगह का, तो यहाँ पे आपको कोड भी दिया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने सोचा कि आपको फुल नोटिफिकेशन आपको समझा दूं। आशा करता हूँ ये आपको नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। आशा करता हूँ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।